आप देख रहे हैं राष्ट्रहित में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खनन माफिया उत्तर प्रदेश में बेलगाम हैं। चाहे पिछले सरकारी कार्यकाल की बात करें या फिर उसके पहले जो सरकारें थी, खनन माफियाओं पर अंकुश लगाना एक टेढ़ी खीर साबित होता रहा है। एक बार फिर से खनन माफियाओं का एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। खनन माफियाओं की वजह से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 3 मासूमों की जान चली गई। गणेश विसर्जन का ये मामला था जहां मासूम गए हुए थे और जो खनन माफियाओं ने गड्ढे खोद रखे थे उसकी वजह से बताया जा रहा है इन बच्चों की जान गई है। उन्नाव में गणेश विसर्जन के दौरान एक हादसे ने दिल दहला दिया। दरअसल 3 बच्चों की गंगा में डूबने से मौत हो जाती है। जाहिर है ये तीनों अस्वाभाविक मौतें सिर्फ लापरवाही नहीं मानी जा सकती, बद इंतजामी या फिर कुछ और। राष्ट्रहित में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पूरे मामले की तह तक जाने से पहले हम आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझा देते हैं। दरअसल गणेश विसर्जन के दौरान माखी थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 बच्चों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। इन परिवारों पर गिरी गाज से कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। ये सवाल सिर्फ पीड़ित परिजनों के दिलों की हुंकार से उठ खड़े हुए हैं, बल्कि घटना से आहत उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने भी सवाल खड़े किए हैं। साक्षी महाराज परिजनों से मिलने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उन्नाव प्रशासन उनके कहने के बावजूद खनन माफिया पर शिकंजा कसने में लापरवाह बना रहा, जिसके कारण बालू खनन बंद नहीं हुआ और गंगा में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और यही गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा जिलाधिकारी को खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मेरे कहने पर सीडीओ के नेतृत्व में कमेटी जरूर बनी थी, यह कहना है साक्षी महाराज का, लेकिन आज तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, आज तक मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। आलम यह है कि जिले में कई स्थानों पर खनन का काला कारोबार चल रहा है, जबकि शिकायतों पर खनन और राजस्व विभाग ध्यान नहीं देता। जिले में पर्यावरण की अनदेखी कर खनन किया जा रहा है और अब यह खनन लोगों की जान भी ले रहा है। फिर भी कोई जिम्मेदार अधिकारी शिकंजा कसने को तैयार नहीं है। हां, लगातार शिकायतों पर छोटी मोटी कार्रवाई करके विभाग खुद की पीठ थपथपा लेता है, लेकिन अब सवाल यह है कि इन 3 मासूमों की मौत के जिम्मेदारों को सजा कब मिलती है या फिर प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं इस पूरे मामले पर जो जिले के सांसद हैं, एसडीएम हैं और पीड़ित क्या कुछ कहना। घटना ये हुई थी कि बच्चे इतने कमर से ऊपर थोड़ा पानी में नहा रहे थे और अचानक से 6 बच्चे जो है एक गहरी खाई जैसी होती है उसमें अचानक से चले गए, जिसमें कि कुछ हम लोगों के साथ में जो ग्रामीण थे उन लोगों ने, हमारे गांव के जो बुढ़िया होते हैं वो लोग थे, तो उन्होंने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, जिसमें से 3 बच्चों को उन्होंने निकाल लिया। लेकिन 3 बच्चे इतनी गहरी खाई में जा चुके थे जिनको निकाल पाना उनका बहुत मुश्किल हो गया था, इस वजह से वो नहीं निकाले जा सके। दुर्भाग्यवश जो माखी गांव में दुर्घटना हुई, मैं मृतक नवलेश सिंह का चाचा हूँ। परियर घाट सदियों से, खासकर गंगा घाट जहाँ हम लोग स्नान और मूर्ति विसर्जन, शव विसर्जन, अंतिम संस्कार होते हैं, उसी घाट पे हम लोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं इसे आरोप नहीं मानता। ये नितांत सत्य है कि खनन के कारण ही ये दुर्घटना घटित हुई है। मैंने दर्जनवार इस मुद्दे को उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय रूप से भी पत्र मैंने लिखा है। स्वयं वहाँ छापा डाला है और छापे के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ एक कमेटी भी गठित की गई थी कि कार्रवाई होगी माफियों के ऊपर, लेकिन वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ढाके 3 पात के 3 पात ही रहे। हाँ, ये सफीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विसर्जन के दौरान 3 बच्चों की डूबने की जो एक घटना घटित हुई थी। ये माखी गांव के रहने वाले बच्चे थे, जिनका नाम कमशा प्रशांत, लोकेश तथा विशाल था।
तीनों बच्चों की उम्र करीब 18 वर्ष, 16 वर्ष तथा 15 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। और पोस्टमार्टम के लिए अभी ये बच्चे लाए गए हैं। आपदा के अंतर्गत सभी बच्चों को जो है 4 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो आज प्रदान की जाएगी। और जो शासन प्रशासन है पूरी तरीके से परिवार वालों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर अभी खड़ा हुआ है। धन्यवाद। तो इस पूरी जो घटना का जिम्मेदार माना जा रहा है खनन माफियाओं को माना जा रहा है, क्योंकि गंगा में जो खनन हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे जो हैं खोदे गए हैं बालू निकालने के लिए, और इसी वजह से कहा जा रहा है इन मासूमों की जान गई है। इसके पहले सांसद जो हैं वहां के साक्षी महाराज कई बार प्रशासन से कह चुके हैं कार्रवाई कब होगी, कमेटी भी गठित हुई, लेकिन आज तक क्या हुआ कुछ हुआ उनको खुद जानकारी नहीं है। अब सवाल है प्रशासन की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है या इसके पीछे एक लंबा बड़ा गैंग है, एक नेक्सस है जिसको तोड़ने की जरूरत है। हालांकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी कार्रवाई भी की थी, बहुत सारे लोग जो खनन माफिया थे उन पर कार्रवाई की गई थी, कई सारे मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। कहा जाता है 19,121 मुकदमे दर्ज किए गए थे 3,371 खनन माफियाओं पर। ये हम बात कर रहे हैं पिछले सरकार के पिछले कार्यकाल की। ये सवाल इसी बात का है कि अब कब कार्रवाई होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता हैं उन्नाव से। सत्यम सिंह चौहान जो मृतक के परिजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत अरुण आप ही से करेंगे। जो ये घटना हुई है, कहा जा रहा है सांसद भी काफी बार प्रशासन को बोल चुके हैं कि अवैध खनन को रोका जाए, बावजूद उसके जब जिले के सांसद की बात प्रशासन नहीं सुन रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? और हम चाहेंगे जो घटना के पीछे के और क्या कारण है, हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं। अरुण। बिल्कुल शैलेश जी, ये घटना कोई पहली घटना नहीं है उन्नाव जिले के लिए। इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं, मिट्टी खनन हो या बालू खनन हो, इसको लेकर के एक नॉर्म्स है, एनजीटी के नॉर्म्स है, प्रशासन के नॉर्म्स है, खनन विभाग के नॉर्म्स है, लेकिन उन नॉर्म्स पर कितना काम हो रहा है और क्यों नहीं हो पा रहा है, अगर इसकी बात करें तो अपने आप एक सवाल बन जाता है। और वो सवाल होता है जिला प्रशासन पर, क्योंकि अवैध खनन अगर हो रहा है तो इसको रोकने का जिम्मा 3 विभागों के पास में है। पहला विभाग है खनन विभाग, जिसको केवल इसी के लिए बनाया गया है। दूसरा है राजस्व, जो अभिलेखों के आधार पर परमिशन जारी करता है। पहली परमिशन तहसील से ही निकलती है और वो पहुंचकर जिला प्रशासन के बाद शासन तक पहुंची और वहां से परमिशन जारी होता है। और तीसरा विभाग होता है पुलिस विभाग। अगर कोई अवैध कार्य हो रहा है जिले के अंदर तो उसको रोकने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर होती है। अब आपको बता दें कि उन्नाव जिले में कोई एक स्थान नहीं है जहां पे अवैध खनन हो रहा है। आपको ईंट भट्टे के नाम पर सरकारी जो कार्य हो रहे हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उनके नाम पर अवैध खनन लगभग दर्जन भर स्थानों पर, मैं छोटी बात कर रहा हूं, दर्जन भर है तो इससे भी कई ज्यादा। क्योंकि अगर हम बात करें उन्नाव सदर क्षेत्र की, तो उन्नाव सदर क्षेत्र में ही अचलगंज क्षेत्र के 4 गांव पड़ते हैं, जहां से सैकड़ों की संख्या में शिकायतें पहुंची हैं। पहला गांव बदरका के पास में पड़ता है, छेरिया बदरका। अगल बगल के कई ऐसे गांव हैं। उन्नाव में भी अगर देख लें, सदर तहसील में ही देख लें तो परियर के बगल में सुतिया तारा, सिकंदरपुर, करोवन, कई ऐसी जगहें, सैंजनी जहां पे रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बगल में देवारा खुर्द, इस तरीके से लगभग दर्जन भर से भी अधिक स्थानों पर खनन चल रहा है। दिन के उजाले में भी चल रहा है, रात के अंधेरे में भी चल रहा है, लेकिन प्रशासन रोक नहीं पा रहा है। अभी पिछले दिनों की बात करें तो एक घटना हुई, अवैध खनन से जुड़ा हुआ एक डंपर निकल रहा होता है, राहगीर को टक्कर मारता है, उसकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। लोग जाम लगाते हैं और जाम लगाने वालों पर ही प्रशासन मुकदमा लिख देता है। तो कई ऐसे उदाहरण है। मैं तो ये कहूंगा कि चूंकि जब सांसद जी उन्नाव के सांसद हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी थी दिसंबर माह में, दिसंबर 2021 में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, दिसंबर 2021 में उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिख करके मांग की थी कि मैंने परियर घाट का निरीक्षण किया है, जिस तरीके से एक खनन चल रहा है उससे तो कभी पुल भी धराशायी हो सकता है या पर कोई जानहानि भी हो सकती है। इस तरीके की संभावनाओं को बताते हुए उन्होंने एक पत्र डीएम को लिख करके कार्रवाई की मांग की थी।
और उसी दरमियान एक कमेटी बनी थी जिसमें सीडीओ साहब को प्रभारी बनाया गया था और उस कमेटी के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने की बात भी की गई थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो सीधे सीधे सांसद जी का ही आरोप है कि उस कमेटी ने क्या किया, कब किया, कहां किया, इसका कोई भी लेखा जोखा उनको नहीं बताया गया है, जबकि उन्हीं के कहने पर वो कमेटी बनाई गई थी। तो हुई एक बात। दूसरी बात अगर एक दिन पहले की करें तो जिस तरीके से बाकी गांव के लोग घर से निकलते हैं 3 से 4 के बीच में ढोल नगाड़ा बजाते हुए, खुशियां मनाते हुए गणेश प्रतिमा विसर्जन को निकलते हैं, परियर गंगा तट पर पहुंचते हैं, तो पहली कमी उसी जगह पे आई कि वहां पे परियर में एक चौकी है, पुलिस चौकी है। आखिर जब गंगा तट के किनारे ये लोग कैसे पहुंच गए, जबकि गंगा तट के किनारे जो प्रतिमा विसर्जन था वो वहां होना ही नहीं था। इसका मतलब है कि प्रशासन के जो लोग वहां लगाए गए थे वो अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां 1 सैकड़ा लोग पहुंच गए और वहां पे प्रतिमा विसर्जन कर रहे थे तो जो रास्ता लगाना चाहिए था, नहाने की जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं भी नहीं थी। और इसका कारण ये हुआ कि वो बच्चे जो नहाने के दरमियान आगे बढ़ते हैं, पहले उनको कमर तक पानी मिलता है, उसके बाद सीधे वो एक बड़ी खंती में चले जाते हैं और वहां डूबने लगते हैं। क्योंकि साथ में कोई गोताखोर या बचाने वाला नहीं था, तो जो किनारे बच्चे थे वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। उसी दरमियान 3 बच्चे गहरी खाई में चले जाते हैं। दो कमियां हैं। खनन माफिया तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उस पर तुम कार्यक्रम कर ही रहे हैं। खनन माफिया जो अवैध खनन कर रहे हैं जिसकी वजह से जाने गई हैं, लेकिन जब विसर्जन हो रहा है तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है वहां पर मौजूद रहें, गोताखोर मौजूद रहें, पुलिसकर्मी मौजूद रहें, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चों को बचाया जा सकता था। बिल्कुल शैलेंद्र, प्रशासन का सीधे सीधे एक जवाब होता है कि जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच होती नहीं है, कार्रवाई सामने आती नहीं है और इस तरीके की घटनाएं कई होती चली जाती। मैं अभी कुछ लगभग 6-7-8 महीने पुरानी बात करूंगा कि मिट्टी का एक गांव में खनन हुआ था। वहां पे बड़े गहरे गहरे गड्ढे बन गए थे, 2 बच्चे जानवर लेके गए, वो उसमें चले गए। तो इस तरीके की घटनाएं आम होती है, उनको दबा दिया जाता समय के साथ में और चूंकि परिजनों को मुआवजा मिल जाता और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर बात करें इन खनन माफियाओं की, तो जो दिन के उजाले और रात के अंधेरे में लगातार ये खनन चल रहा है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि खनन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, जिसके चलते ये अवैध खनन होता रहता है। अरे मैं बात करूं परियर गांव की, तो परियर गांव के प्रधान ने आज कैमरे के सामने नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट कहा कि सैकड़ों अर्जियां हमने दी हैं, IGRS पोर्टल पे दी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी जांच को आते हैं, पता नहीं क्या कार्रवाई करते हैं, आज तक पता नहीं चला। और ड्रेजर मशीन काम करती, पॉकलैंड काम करती गंगा के अंदर, जिसका काम होता है कि धारा को मोड़ देना, धारा को मोड़ के अपने हिसाब से जो सूखा स्थान मिलता है वहां से बालू निकालने का काम ये खनन माफिया करते हैं। एक बड़ी बात शैलेंद्र जी और बताना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जो खनन पर ये स्पेशल प्रोग्राम है, तो खनन माफिया जो है इतने मजबूत है कि इनके आगे शासन सत्ता के लोग भी पौने हैं। क्योंकि जब सांसद को यह कहना पड़ जाए कि क्या कार्रवाई हुई हमारे पत्र पर हमी को नहीं पता है, तो निश्चित रूप से यह सवाल लगना लाजमी है। और जो एनजीटी के नियम है, जो बौने हो रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही, पोकलैंड यूज हो रहा है, ड्रेजर मशीन यूज हो रही है, इससे निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। और जो ये जाने गई है, ये एक बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए कि आखिर प्रशासन के द्वारा समय रहते कोई काम क्यों नहीं किया गया। ठीक है अरुण, आपके पास लौटेंगे, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल इस बात का, जिस तरह से अरुण बता रहे हैं कि उन्नाव के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खनन हो रहा है, जो सांसद हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो कह रहे हमने पत्र लिखा था, कमेटी बनी थी, जांच की बात कही गई थी, उनको कोई रिपोर्ट ही नहीं दी गई, क्या कुछ हुआ? या फिर ये कह सकते हैं सांसद जी ने और ज़्यादा जिम्मेदारी इनिशिएटिव लेके जानने की कोशिश नहीं की। जब घटना हुई तो वो भी कह रहे हैं हमने इसको लेकर पहले भी कहा था, लेकिन जब कहा था तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपने जांच कमेटी बनी है तो उसमें क्या कुछ हुआ। अब सवाल ये भी है कि खनन जो कर रहे हैं लोग, इतना आसान नहीं है। प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत के बिना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ
राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है खनन माफियाओं को। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो खनन माफिया हैं वो नहीं बदलते। चाहे कोई भी सरकार हो, वो अपना रास्ता ढूंढी निकालते हैं कि उनको मदद कैसे मिले, और वो खनन जो अवैध खनन है बदस्तूर उनका जारी रहता है। कहीं पैसा रुपया देते हैं, शोर सिफारिश लगाते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर कैसे इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है राजनेताओं से, और ये अवैध खनन करते रहते हैं। लेकिन अवैध खनन जो ये हुआ है, उन्नाव की जो बात हम बता रहे हैं, वहां पर 3 मासूमों की जान चली गई है। बहुत बहुत दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है कि आपके अवैध खनन की वजह से 3 मासूमों की जान गई है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए बीजेपी से, कुमार अशोक पांडे जुड़ गए, स्वागत है आपका। और एक और जो परिजन हैं मृतक के, वो भी जुड़ गए, अजीत सिंह। सबसे पहले हम आएंगे मनोज यादव जी, हमारे साथ बने समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, जो खनन माफिया हैं, इसके पहले जो सरकार रही है तब भी हम देखते थे इनका जोर कहीं ना कहीं ये मतलब खनन करते थे, और जो प्रशासन था, पुलिस थी, सब इनके इशारों पे चलती है, इन पर कुछ नहीं होता है। और कार्रवाई जब होती तो नीचे जो छोटे लोग होते हैं उसका हिस्सा, उन पर कार्रवाई होती, जो बड़े मछली हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मनोज जी, देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको ये बात बताता चलूं, क्योंकि बीजेपी जो पॉलिटिक्स करती है वो बहुत सोची समझी राजनीति करती है। देखिए, इतनी बड़ी घटना घटित हुई, तमाम सारे परिवारों के लाल चले गए दुनिया से। बीजेपी के सांसद ने तत्काल बयान दे दिया कि देखिए, हमने इस बात की शिकायत की थी और अब तक हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही, यानी कि अपने आप को सेफ साइड कर लिया सांसद महोदय ने। मेरी जानकारी के अनुसार, ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जितना भी उन्नाव में सांसद जी का जितना भी, वो तो कई सारे काम है, चाहे वो प्रदूषण विभाग से संबंधित हो, चूंकि वहां पे कई स्लाटर हाउस भी हैं, गंगा जी के किनारे का खनन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब उनकी निगरानी में और उनकी देखरेख में चलता है। हर महीने वो कितने लाख रुपए लेते हैं ये भी सबको मालूम है, सब जानते हैं। लेकिन चूंकि बचना है और ये एक बड़ी घटना है, सरकार जिसमें बैकफुट पे आ गई, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खनन माफियागिरी कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सांसद महोदय ने इस तरह की प्रक्रिया को दिया, और वो दे के अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये सारा जिम्मा अधिकारियों पे लेना चाहते हैं। लेकिन आप इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी चीज होती है जब अधिकारी को भ्रष्टाचार करते हैं और अधिकारियों की बारी आती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता अधिकारियों को बचाते हुए नजर आते हैं। वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी सरकार को, और वो एक सुर में कहते हैं। आपने सैकड़ों डिबेट की होंगी, हजारों डिबेट की होंगी, बीजेपी का कोई भी ऐसा आपको प्रवक्ता नेता नहीं मिलेगा जो अधिकारियों के लिए प्रोटेक्शन ना बनता, और वो ये साफ कहता नजर आता है कि हमारे यहाँ किसी तरीके का सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई। लेकिन मनोज जी, यहाँ तो सांसद महोदय जो है उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं खनन हो रहा है, और इसकी शिकायत हम पहले भी कर चुके हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और पहले जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह है कि अगर आपने इनिशिएटिव लिया था तो उसमें अंजाम तक भी आपको जाना चाहिए था। हमारे साथ अशोक पांडे हैं, कुमार अशोक पांडे, भारतीय जनता पार्टी से हैं। अशोक पांडे जी, बड़ी घटना, और जो सांसद महोदय हैं साक्षी महाराज, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, उनकी नहीं सुनी जा रही। मतलब जिले के जो सांसद हैं आपकी पार्टी के, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये कौन है अवैध खनन करने वाले? इनके ऊपर किसका हाथ है? कहां तक पहुंच है? ना प्रशासन ना पुलिस कोई इन पर कार्रवाई नहीं करती है। मैं सबसे पहले के न्यूज के माध्यम से और आपके माध्यम से, आदरणीय चौहान साहब के माध्यम से, मैं जो वो दुखद परिवार है, यह बिल्कुल निंदनीय घटना है, और जो पीड़ा आज हमारे हृदय में है, और ये पूरा उन्नाव नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इससे स्तब्ध है, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में पहली घटना हुई है जो गणेश विसर्जन के दौरान विसर्जन पूर्ण हो गया था। विसर्जन पूर्ण होने के बाद लोग अपने वापस हो रहे थे, ऐसे में ये 5 बालक नहाने के उद्देश्य से गंगा में आगे चले गए, और जल क्रीड़ा बच्चे करते हैं। मैंने भी गांव का रहने वाला हूं, मैंने बहुत जल क्रीड़ा किया है, लेकिन उस जल क्रीड़ा का जो इस परिणाम हुआ
वह ये दुष्परिणाम हुआ कि वह खनन में जो गड्ढे थे उसमें वो और अंदर चलते चले गए और उनको बचाने की जो चेष्टा हुई बेकार हुई। उसमें 2 लोग अभी अस्पताल में हैं। तो मैं उनके माता पिता के साथ अपनी पूरी संवेदना जोड़ने के साथ ही और पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए कहूंगा कि खनन का व्यवस्था और दुष्परिणाम यह 15 वर्षों का समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे ना अशोक पांडे मुझे बड़ी बात पूरी करने दीजिए शैलेंद्र जी, मैं आपकी बात पर ही आऊंगा। मैं वही कहूंगा जो आप चाहते हो, लेकिन सत्यता क्या है मैं वो भी जरूर रखूंगा। नहीं ये जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तभी मैंने कहा कि पिछली सरकारें जो थी तब भी खनन का कारोबार चलता रहा, अब जो सरकार आई अभी चल रहा है, तो पिछली सरकार और की सरकार में फर्क क्या है? आपको इसलिए लाए थे ना कि जो अवैध चीजें हैं वो बंद हों, अगर आज भी उससे चीजें होंगी तो फिर आपको लाने का फायदा क्या? कहने देंगे और मैं आप मेरी बात से मेरे तरफ से सहमत ना हो तो निश्चित मुझे टोकिएगा, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी बात जरूर पूरी करने दीजिए, क्योंकि लाखों लोग इस चैनल को देख रहे हैं और पीड़ित लोग हैं। मैं चाहता हूं कि उनके परिवारों तक ये बात पहुंचे। आज से 12 दिन पहले आप मेरा YouTube देख लीजिएगा, चाहे कहीं से ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि आपके चेष्टाओं के बावजूद अभी कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे कतिपय लोग हैं जो आज भी शासन प्रशासन के लोग उन नेताओं से मिलकर के खनन को अंजाम दे रहे हैं और यह खनन का दुष्परिणाम हो रहा है। खाली ये तो चलिए हमारे जीव गए हैं, हमारे परिवार के लोग गए हैं, लेकिन पर्यावरण पर इसका बहुत दुष्परिणाम पड़ रहा है। मैंने बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है और मेरे YouTube पर वो अनुरोध पड़ा हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि खनन के मामले में हमारी सरकार अभी उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर पाई जो कामयाबी माननीय मुख्यमंत्री जी को हासिल करनी चाहिए थी। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार के उन कतिपय अधिकारियों की है जो अधिकारी खनन के माफियाओं को और उनके गठजोड़ को उनको क्रैश करने में कामयाब नहीं हो पाए। आपके पास लौटेंगे और भी खास मेहमान बने हुए, लेकिन सवाल यही है कि सरकार आपकी है तो अधिकारी आपके ही अंडर में, आपके नियंत्रण में काम कर रहे हैं, और अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन पर दबाव क्यों नहीं है? उनको सरकार का डर नहीं है या सरकार में बैठे लोग जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं? लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मृतक के परिजन है, उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे सत्यम हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे, और सत्यम के अलावा अजीत भी हैं, उनसे भी जानेंगे जो मृतक हैं, जो उनके परिजन हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो किसको दोषी मानते हैं। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत। रोड मैप क्या है आगे विभाग को ले जाने का? आधार से जोड़ना, स्कीम टारगेटिंग यानी पात्रता अपात्रता का भेद करके ठीक करना। समाज कल्याण विभाग की क्या है प्रोग्रेस? खाकी यानी खाक का रंग है, तो खादी सामान्यतः सफेद होती है, लेकिन दोनों पे दाग बराबर लगते हैं। द इंटरव्यू में समाज कल्याण विभाग की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा, इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, और हम बात कर रहे हैं राष्ट्रहित में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के 3 मासूम जो हैं वो उनकी मौत हो गई है, उनकी जान चली गई है, और इसके पीछे जो कारण है वो खनन माफिया बताया जा रहा है। खनन माफियाओं ने ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जो हैं गंगा में कर रखे हैं, जिसकी वजह से 3 मासूमों की जान चली गई गणेश विसर्जन के वक्त। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं और जो मृतक हैं उनके परिजन भी मौजूद हैं। हम परिजनों के पास आएंगे। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे आपकी नजर में दोषी कौन है? अजीत।
सर्वप्रथम तो आप सभी को प्रणाम करेंगे कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। कल मैं अपने सभी भाइयों के साथ उस मनहूस जगह पर मौजूद था। मैं आपको क्या बताऊं, अपने परिजन को खोने का दुख, अपने भाइयों को खोने का दुख क्या होता है। ये उच्च पदों पर बैठे लोग, जैसा कि अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी ने कहा अभी, तो आप सरकार में हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। 9वां दिन था, सभी को सर्वविदित था कि आज गणेश पूजन का अंतिम दिन है। ना कोई भी व्यवस्था नहीं, 20 फीट का गहरा गड्ढा, ना एक प्रशासन का कोई व्यक्ति, ना कोई गाइडलाइन। इन सब के लिए हम किसको दोषी ठहराएं? शैलेंद्र चौहान जी, सीधा सीधा सवाल मेरा सरकार से है। आप सभी वरिष्ठ, अशोक पांडे जी प्रवक्ता सपा से हैं, श्री मनोज यादव जी, अरुण अवस्थी जी, सत्यम सिंह चौहान जी, हम तो सीधा सिर्फ सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं, जिम्मेदार दोषियों से यही सवाल पूछना चाहते हैं। यदि आपका बच्चा ऐसी अव्यवस्थाओं में मरता और आप खड़े खड़े चिल्लाते तो आप पर क्या बीतती? इससे बड़ा सवाल मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो अपने लोगों को खोता है, उसको जो दुख होता है, उसका जो गम होता है, वो दूसरा समझ नहीं सकता जब तक उस पर नहीं आती है। सत्यम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनों को खोया है। सत्यम, आपसे जानना चाहेंगे, आप किसे दोषी मानते हैं और आपकी सरकार से क्या मांग है? सर, सबसे पहले मैं के न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को एक मुद्दा बना के प्रकट किया है। दूसरी बात, हमारे छोटे भाई अजीत वहां पर उपस्थित थे, मैं तो वहां उपस्थित भी नहीं था, परंतु वहां पर जो है सभी आनंद में होकर के जो है गंगा स्नान कर रहे थे। उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं पूछता हूँ, जो खनन कर रहे थे वहां पर, जो जिन्होंने खनन किया है, आखिर उन बच्चों तक क्या बिगाड़ा था? उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? इस देश की जो है पार्टी का या शासन का या प्रशासन का, जिनकी वजह से आज उन तीनों नौनिहालों को अपनी युवावस्था में ही जान से हाथ धोना पड़ा। मैं पूछता हूँ कि ये बात पे आज सांसद खड़ा होकर मजबूर होकर के कह देता कि नहीं, मैंने तो कार्रवाई की मांग की थी, कार्रवाई नहीं हुई। एक सांसद को छोटा मोटा बच्चा नहीं होता है। ये सरकार मुख्यमंत्री पोर्टल से आता नहीं, आपदा रात को से इनको पैसे दे दो बस काम खत्म, ऐसे पल्ला नहीं झाड़ा जाता। आप देखिए, जाके परियर घाट से चलिए और चक्रवंशी तक आते हुए, उससे पहले ही आप देखिए बालू के इतने ऊंचे ऊंचे टीले लगा रखे हैं और अभी भी काम चल रहा है। इतनी कल घटना हो गई, सब कुछ हो गया, अभी भी वहाँ काम चल रहा है, बालू डंप की गई है और वहां से उठाई जा रही। अधिकारी आज कान मूंद के बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन के न्यूज़ की पूरी कोशिश रहती है, के न्यूज़ अगर जो भी मुद्दा उठाता है अपने कार्यक्रम में, हम देखते हैं उस पर एक्शन जरूर होता है और हम ये उम्मीद करते हैं जो ये घटना हुई है इसके पीछे जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो और जो अवैध खनन हो रहा है इसको तत्काल रोका जाए। आपके पास लौटेंगे, अरुण अवस्थी हमारे साथ बने हमारे विशेष संवाददाता हैं, पूरी मामले की अच्छी जानकारी है। अरुण जी, इसके पिछली अगर सरकार की बात करें, पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देशित किया था कि अगर खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं होती है तो जो अधिकारी होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन होगा। तो क्या वक्त आ गया एक्शन लेने का? क्योंकि पहले भी हमने देखा एक बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हुए, 3,371 खनन माफिया को चिन्हित किया गया, 2,281 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 42 के खिलाफ रासुका लगी, 1530 पर गैंगस्टर लगी, 67 आरोपियों की कुर्की हुई। इसके अलावा गुंडा एक्ट तमाम जो है मुकदमे दर्ज हुए। कई लोगों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई, कई सारे हिस्ट्री शीटर भी इससे जुड़े हुए हैं। सवाल यह है जिन पर कार्रवाई होती है वो जो लोग हैं वो नीचे तबके के लोग हैं, जो पूरा एक्सेस है, जो बड़े माफिया हैं खनन के, वो बच निकलते हैं।
शैलेश जी, एक बड़ी चीज है कि कहने के लिए सरकारें कार्रवाई करती हैं, हिस्ट्री सीट खोली जाती है, लेकिन आखिर इतना सब होने के बाद में भी जो 2 नंबर का काम हो रहा होता वो बंद क्यों नहीं होता है। मैं बात करूं, जब भी कभी शासन से कड़े निर्देश आते हैं तो यहाँ पे छोटी मोटी कार्रवाई होती है। 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 4 डंपर और 1 जेसीबी सीज की गई। अब वो छूटेगी और फिर वही खनन का काम करेगी जाके, और उसके पीछे जो अधिकारी होते हैं कार्रवाई करते समय इतना लीक पोल उसमें छोड़ देते हैं कि वो आसानी से वो वाहन छूट जाए, और फिर से उनके लिए जो उनका जो गठबंधन है वो लगातार काम करता रहे। इस तरीके का वो खुद ही लीक पोल छोड़ के चलते हैं। एक बड़ी चीज मैं जरूर और स्पष्ट करना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर के, उन्नाव जिले की अगर बात करें तो अवैध मिट्टी का खनन लगभग आधा सैकड़ा जगह पर वैध तरीके से हो रहा है। सपा सरकार में जब खनन होता था तो रात के अंधेरे में होता था, लोग सवाल उठाते थे। आज की बात अगर हम करें तो दिन के उजाले में आपको सैकड़ों की संख्या में डंपर बहुत बड़ी बात अरुण जी ने कही है। हम चाहेंगे कुमार अशोक पांडे जी जवाब दीजिए कि वो कह रहे पिछली सरकारों में भी खनन होता था, उसकी पिछली सरकारों में खनन होता था, पहले रात के अंधेरे में होता था, अब तो दिन के उजाले में हो रहा है। देखिए, खनन एक प्रक्रिया है, खनन का अपना एक विभाग है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में अगर राजस्व जमा करके एक सीमित मापदंड है कि अरे अशोक पांडे जी, जो आवंटन, जो जिस जमीन का आवंटन पट्टा किया गया वहां खनन कीजिए, या आपको जगह जितनी दी गई उसके अलावा आप पूरे क्षेत्र में खनन करेंगे जो भी खनन और अधिकारियों की इसमें पैसा ठूसेंगे, पैसा देंगे। शैलेश जी, आप जागरूक पत्रकार हैं, आपको जानकारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाह रहा हूँ कि खनन 2 प्रकार का होता है। एक अवैध खनन होता है और एक खनन होता है जिसको पट्टा देके दिया जाता है। तो अगर कोई वैध पट्टे धारक कोई खनन कर रहा है तो वो दिन में ही करेगा। रात के अंधेरे में जो भी खनन होगा उसको रोक दिया गया था, और ये माननीय उच्च न्यायालय का आज का नहीं 20 वर्ष पुराना आदेश है कि रात में कोई खनन नहीं होगा। अन्य सरकारें नहीं मानती थी, हमारी सरकार कानून को मानती है, कानून के दायरे में कहती है। अब कोई उसके आड़ में अवैध खनन कर रहा है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। और जो गाड़ियां सीज करने की बात है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ड्राइवर ही नहीं पकड़ा जाए। बिल्कुल वही बात है, हमारी कोशिश है, के न्यूज की कोशिश है, इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार हो सलाखों के पीछे जाए। महज डंपर सीज कर लेना, ड्राइवरों को पकड़ लेना, जो वहां लेबर है उसको गिरफ्तार कर लेना, उससे काम नहीं चलेगा। इसके पीछे जो सरगना है खनन के, उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। आपके पास लौटेंगे, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात कहिए। चंद्र प्रकाश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं इन पीड़ित परिवारों के बीच में शैलेश जी वादा करता हूं कि खनन अधिकारी का निलंबन सुनिश्चित है, वह निलंबित ही नहीं होगा, उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी, और हमारा बस चलेगा तो जेल भी जाए। ठीक है। मनोज यादव जी, जैसा कि कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं पांडे जी, वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि मृतक के जो परिजन है उस डिबेट में बैठे हैं, उन्होंने तमाम सारी चीजों को कर दिया, उन्होंने वहां की व्यवस्था को एक्सपोज कर दिया। गणेश जी की प्रतिमा का जिस तरीके से विसर्जन होना था वो एक बड़ी संख्या में हो रहा था। मैं लखनऊ में मान के चल रहा हूँ इतनी भीड़ थी, कल तो कानपुर में और ज्यादा भीड़ रही होगी। तो क्या प्रशासनिक रूप से सरकार के, चूंकि गंगा नदी के किनारे हो रहा था, तो क्या वहां पे उन सारी टीमों को सरकार ने तैनात किया था जो किसी आपातकाल स्थिति में वो बोट से, और तमाम सारे रेस्क्यू वाले जो डिपार्टमेंट हैं वो सब वहां पे थे अथवा नहीं थे? अगर नहीं थे और ये घटना घट गई तो मैं सरकार से पहली यही मांग करूंगा कि सरकार परिजन के लोगों को सरकारी मदद दे, सरकारी नौकरी दे, ज्यादा से अरे सुनते रहिए, अभी रुके रहिए। कितना रुपया दिया है? कितना पैसा? सियासत का वक्त नहीं है, कितना पैसा दिया का वक्त है। मैं कितना पैसा सरकार ने दिया? मैं जानना चाहता हूँ सरकार ने कितना पैसा एक पर्सन को दिया, बताइए ना। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जो फौरी मदद क्या अधिकार दी गई, इसके बारे में अरुण बता सकते हैं? अरुण जी, जो सरकारी मदद का ऐलान हुआ है कितना हुआ है?
क्योंकि ये 4-4 लाख रुपए अभी उन परिजनों को दिया गया है और ये नॉर्मल प्रक्रिया है और वो नॉर्मल प्रक्रिया है। हर अवस्थी जी, ये मेरे विभाग द्वारा, आपदा राहत विभाग द्वारा 4 लाख रुपए मृतकों को तत्काल। लेकिन अशोक जी, मनोज जी का ये कहना है कि जो मदद 4 लाख रुपए की है वो नाकाफी है, नाकाफी है, मदद और करनी चाहिए। ये बीच में डाइवर्ट मत करिए। की गई है, मुख्यमंत्री के यहाँ से भी राहत आएगी। कहना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी बात कहने सुन लीजिए, मनोज जी को सुन लीजिए, पांडे जी सुन लीजिए। वक्त नहीं है, मैं खाली मनोज जी वो कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, वो अगर कोई बात कह रहा है कि अगर पीड़ित को और मदद मिल जाए इसमें बुराई क्या है, जिसने अपनों को खोया उसको और ज्यादा मदद मिल जाए इसमें क्या बुराई है। मुझे तो लगता है कि आपको और फेवर करना चाहिए कि और मदद मिलनी चाहिए सरकार को। अगर सरकार ये कदम नहीं उठाती है, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन मृतक के परिवार की या मृतक बच्चों की, वो कोई एलोन नहीं गए थे वहां पे, पूरा मजमा लगा होगा। नहीं मनोज जी, ये गलत है, वो नहाने गए थे, वो पांडे जी नहाने गए थे, बड़ा कार्यक्रम था, विसर्जन था, लेकिन पांडे जी क्या गोताखोर पुलिसकर्मी नहीं होने चाहिए? नहीं थे, पुलिसकर्मी नहीं थे, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर गोताखोर पुलिसकर्मी मौजूद होते तो शायद बच्चों की जाने ना जाती। तो गलती प्रशासन की है और गलती एक नहीं, गलती कई है। पांडे जी गलती कई है, वहां पर गोताखोर नहीं थे, पुलिसकर्मी नहीं थे, बचाव कार्य नहीं थी और खनन माफियाओं के जो उस घटना के जिम्मेदार हैं। पांडे जी गलती है, स्वीकार कीजिए, बड़ी लापरवाही है, उसे स्वीकार करना, उसे स्वीकार कीजिए। बहुत शर्मनाक है, आप जैसे व्यक्ति से हम यह उम्मीद नहीं करते। पांडे जी रुपए अपनी जेब से है, आपको इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। आपको मदद देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी मदद देंगे, माननीय बड़ी मदद तो सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबकी सहायता करते, सहायता होगी, बड़ी सहायता होगी। कितनी सहायता हमारे विभाग द्वारा तत्काल मदद दी गई है। मैं उसी विभाग का चेयरमैन, उसके अधिकार से आपसे कह रहा हूँ, मैं अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ, 4 लाख रुपया चला गया है और बाकी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से राहत कोष आएगा और सांसद भी कुछ देंगे। लेकिन ऐसी बात मत करिए कि वहाँ सियासत मत सरकारी करिए। नौकरी अगर परिवार को मिल जाएगी तो आपको दर्द होगा। सियासत मत करिए, सियासत की, सरकार की गलती की वजह से उनकी जानकारी। सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। क्यों नहीं है गलती? वहाँ कौन प्रशासन था? मूर्ति विसर्जन हो रहा था, प्रशासनिक लोग कहाँ थे? पुलिस कहाँ थी? एनडीआरएफ की टीमें कहाँ थी? मूर्ति विसर्जन में सारे लोग वहाँ मौजूद थे, आप ये नहीं कह सकते। तभी नहीं बचा सके। मूर्ति विसर्जन के बाद वो नहाने गए हैं और नहाने जब वो गए हैं तो बीच धारा में चले गए। नहाने भी किनारे पे नहीं नहाए, बीच धारा में गए। मैं किसी की गलती नहीं देता, ये दैविक आपदा है, दैविक। कैसे बीच धारा में चले गए अशोक जी, जब प्रशासन था वहां पे? बीच धारा में जाने की अनुमति नहीं है किसी को। बीच धारा में बच्चे नहाने नहीं जा सकता बीच धारा में। आप किस तरह की बातें टीवी चैनल पे कह रहे हैं? बच्चे नहाने गए, कर रहे हैं अपने आप को, अपनी सरकार को। नहाने गए और नहाने कैसे नहाने चले गए? जब मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम होता है तो एक रस्सा बांध दिया जाता है, उसके विसर्जन के लिए किनारा कह दिया गया था और मूर्ति विसर्जन के उपरांत मनोज जी वो गए हैं। आपका गुस्सा जायज है, आपका क्रोध भी जायज है, लेकिन ये बात टीवी चैनल पे बैठ के इस तरह की बात को समझिए, बिना सत्यता को समझे हुए अनर्गल प्रलाप ठीक नहीं है। परिजनों से बात कर लीजिए ना, परिजनों से बात हुई है। हाँ, परिजनों से बात हुई है। कुमार अशोक पांडे जी, कुमार अशोक पांडे जी, अगर कोई गलती हुई है स्वीकार कीजिए, गलती हुई है स्वीकार कीजिए। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, इतना बड़ा इवेंट है, मूर्ति विसर्जन हो रहा है, तो प्रशासन के जो लोग हैं, जो राहत बचाव टीम होनी चाहिए वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी? अगर गोताखोर होते, पुलिसकर्मी होते, शायद जाने ना जाती, उन्हें बचाया जा सकता था। तो गलती कई हुई हैं। एक तो इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया गया खनन माफियाओं की तरफ से, ऊपर से विसर्जन के मौके पर राहत बचाव कार्य टीम वहां पे नहीं थी, ना गोताखोर थे, ना पुलिसकर्मी थे। तो गलती को स्वीकार कीजिए। मैंने तो स्वीकार किया, मैंने आपसे कहा कि हाँ ये है, लेकिन मैंने ये भी माना कि उस समय गणेश विसर्जन, मूर्ति विसर्जन हो चुका था। उसके बाद बच्चे बीच में धारा में चले गए स्नान करने, वह गलत बजे की घटना है। कितने बजे की घटना? करना भी कोई बुरा नहीं है। अगर खनन नहीं होता, 20 फुट का गड्ढा, 25 फुट का गड्ढा नहीं होता तो बच्चे नहीं मूर्ति विसर्जन चल रहा था, जो जानकारी है अरुण ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, अरुण जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, हमारे जो विशेष संवाददाता हैं ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जिस वक्त ये 3 मासूम गंगा में डूबे हैं, वहां पर उस वक्त क्या विसर्जन खत्म हो चुका था अरुण जी?
शैलेंद्र जी, बड़ी बात तो ये है कि मूर्ति विसर्जन जिसके लिए एक नियम बन चुका था, सरकारी व्यवस्था में नियम बन चुका था कि गंगा नदी तक लोग नहीं पहुंचेंगे, उसके पहले छोटे छोटे गड्ढों में ही मूर्ति विसर्जन होना था। तो पहले तो व्यवस्था यही है कि पूरा 1 सैकड़ा ग्रामीण गंगा के तट पर पहुंचा और वहां मूर्ति विसर्जन किया। हाँ, ये सही है कि मूर्ति विसर्जन होने के समय ही, क्योंकि कुछ लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे थे और ये बच्चे नहा रहे थे। बच्चे 4 फीट 4.5 फीट गहरे पानी में थे और कब वो 15 फीट गहरे गड्ढे में चले गए, ये कोई नहीं। अरुण जी आपको रोकेंगे, बिल्कुल नहीं। अरुण जी आपको रोकेंगे। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात कही। शैलेंद्र जी, के न्यूज को टाटा स्काई पे लाने के लिए आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो हर व्यक्ति का ध्यान रखे, क्योंकि जब हमारे हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो ऐसी ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं। खनन का, जहाँ तक माफिया खनन का मामला है शैलेंद्र भाई, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ अखिलेश यादव के टाइम में दुर्गा शक्ति नागपाल नाम की महिला के साथ अखिलेश यादव ने किस प्रकार से व्यवहार किया था, पूरे राष्ट्र ने देखा था, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था। हम हरियाणा में रहते हैं परंतु हमने भी वो कांड देखा था, किस प्रकार से मेंटली टॉर्चर किया था अखिलेश यादव ने। तो ये खनन उस समय से चली आ रही है। मैं तो देख रहा हूँ ये बहुत शायद एक तरह से नेताओं के लिए पुरातन विधि है जिसके माध्यम से ये मोटा माल कमाते हैं। और अखिलेश यादव के पता नहीं क्यों तकलीफ हुई थी दुर्गा शक्ति नागपाल से कि उनको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, अमिताभ ठाकुर को इतना मेंटली टॉर्चर किया गया था जिसकी कोई हद नहीं। मैं उस समय की उस बात का भी और वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नारी की शक्ति में बहुत शक्ति होती है। बिल्कुल, और हम लगातार इसी पर बात करें कि चाहे पिछली सरकार अखिलेश यादव की हो, मायावती की हो, कोई सरकार हो, ये खनन माफियाओं को जो अवैध खनन है वो चलता रहता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को समझने की कोशिश करनी होगी, इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मनोज जी आपके पास आएंगे। एक कॉलर और जुड़ गए हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम अपनी बात कहिए। नमस्कार सर। देखिए, खनन का ये चारों तरफ चल रहा है, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में। पहले खनन में जो हरियाणा में हुआ उसके ऊपर में बात चलने लग गई तो उन्होंने कहा कि हम यूपी के जैसा यहाँ पे रूपरेखा ले आएंगे जिससे हमारे लिए अपराध और भ्रष्टाचार मिल जाएंगे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं पीछे की सरकार या नई सरकारों की बात चलती है तो सरकार ये 5 साल के लिए आती है। आप देखिए, मंत्री तो बदली होते हैं लेकिन नीचे के कर्मचारी तो कभी बदली होते नहीं कहीं भी, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कोई भी सरकारी महकमा हो, उनके मंत्री तो बदली होते नहीं। हमारे योगी साहब ने कहा कि हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर से क्या होता है, वो एक विभाग से दूसरे विभाग में भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये सारा इल्जाम पूरा का पूरा है। आज मेरी समझ में योगी जी की जो सारे भारतवर्ष में इतनी चल रही है कि वो इतनी कड़ाई से कर रहे हैं, तो उनके ऊपर में पूरा का पूरा प्रेशर देना चाहिए कि सारी गलती योगी जी आपकी है। ये तो आप नहीं संभाल पाए, लेकिन आपकी इतनी दूरी बढ़ रही है पूरे देश में, भारतवर्ष में, कि आपके प्रदेश में आने के बाद से इतने अपराध खत्म हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गए। तो सर ये माफिया, ये जो खनन माफिया, ये क्यों नहीं खत्म हुए? बिल्कुल तो यहाँ पे है, पिछले साल बिल्कुल थे और अभी कोई भी सरकार हो, इसके पहले जो सरकार थी उसको भी दोषी मानते हैं। इस सरकार में अगर हो रहा है तो इस पर भी दोष है, अगर दोष नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? शुक्रिया आपका प्रेम, अपनी बात कहने के लिए। दर्शक थे हरियाणा से, जो दर्शक थे उनको मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहूंगा, उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि आज की सरकार, पूर्व की सरकार और इतिहास की सारी सरकारों का उदाहरण प्रस्तुत करे और करना भी चाहिए। लेकिन इसी सरकार में एक त्रिपाठी जी जो क्रेसर के मालिक थे, बुंदेलखंड का मामला है, याद होगा आपको शैलेंद्र जी, वो हत्या कर देता है एक आईपीएस, और वो आईपीएस आज तक फरार है। इस सरकार ने उस आईपीएस को, उन व्यापारी त्रिपाठी जी की हत्यारे को आज तक नहीं पकड़ पाई। खनन का वो भी मैटर था, वो भी खनन का ही मुद्दा और था। अभी हमने देखा था मनोज जी की आगरा के पास 13 ट्रैक्टर जो थे वो खनन के, वो भी बिल्कुल 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 तो उनमें कोई डर नहीं है। और डर क्यों नहीं है, डर कैसे बनाया जाएगा? एक कॉलर और जुड़ गए, आपके पास लौटेंगे। मनोज हैं, कलकत्ता से मनोज जुड़ गए हैं। मनोज अपनी बात कहिए। शायद मनोज की आवाज नहीं आ रही है आपके पास। मनोज जी लौटेंगे। अशोक पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? अशोक पांडे जी। शैलेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम दोषारोपण की व्यवस्था में नहीं, हम ये मानेंगे
कि जो पिछली सरकारों में होता था उसमें और आज की सापेक्ष में बहुत भारी कमी आई है। कोई कमी नहीं लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर मैं इस 20 फीट के गड्ढे की बात करूं, कोई सुनवाई नहीं है, 20 फीट का गड्ढा हुआ है, किसी अधिकारी को पनिश नहीं किया है, अगर किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया हो रहा है तो उसके लिए अधिकारी दोषी है। अधिकारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार करवाते अधिकारियों का नेक्सस बना हुआ है। और मैं यही सहमति चाहूंगा कि के न्यूज भी उसी पर अपनी कार्रवाई करे। जहां पर 15 से 20 फुट का गड्ढा पाया गया है उसके संबंधित जो अधिकारी है उसको जेल भेजने की व्यवस्था बननी चाहिए। मेरी भी मांग होगी मुख्यमंत्री जी से कि उनको जेल भेजा जाए, और जब तक ये अधिकारी जेल नहीं जाएंगे तब तक सुधरने वाला नहीं है। अर्थ का जुड़ा हुआ मामला है, सीधा सीधा अर्थ का मामला होता है, और अर्थ की वजह से इसमें कोई कानून या बात लोग मानने को तैयार नहीं होते। सर्वोच्च न्यायालय को नकार रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय को नकार रहे हैं। लेकिन पांडे जी जो आपके जो जिले के सांसद हैं साक्षी महाराज, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब सांसद की बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर मैंने कहा सिस्टम है हमारे पास, उनका सिस्टम है। उस नेक्सस को तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी आपकी मिलकर होनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर के ये जिम्मेदारी लें, आज ये 4 बच्चे हमने खोए हैं तो भविष्य में कोई बच्चा हमसे बिल्कुल एक कठोर कार्रवाई हो, कड़ा एक्शन हो, एक मैसेज जाए कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरुण जी हमारे साथ बने, हमारे विशेष संवाददाता हैं। अरुण जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि अधिकारियों की भूमिका काफी अहम है, और कहा यह भी जाता है जो ये खनन अवैध खनन करते हैं ये वही लोग हैं जिनको पट्टे अलॉट होते हैं, आवंटन होता है खनन का, वो लोग और ज्यादा मात्रा में खनन करते हैं। ये कोई नए लोग नहीं होते हैं कि नए आदमी निकालना खनन करना शुरू कर देता है। अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे। शैलेंद्र जी बिल्कुल बहुत सही बात कही। सपा सरकार में भी यही लोग करते थे, आज भी यही लोग कर रहे हैं, पहले भी यही लोग करते, चेहरे बदलते हैं लेकिन जो पीछे का सिस्टम होता है वो एक ही होता है। और जो खनन करने वाले लोग हैं बहुत प्रभावी होते हैं, और प्रशासन को किस तरीके से बस में करना ये उनको अच्छी तरीके से पता होता है। तभी ये मैं इसलिए नहीं करूं, कोई आरोप नहीं है, लेकिन 1 सैकड़ा शिकायतें उस गाँव के प्रधान ने की है खनन माफिया के खिलाफ, और उस खनन माफिया पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ICRS पोर्टल पे की, अन्य जगहों पे की, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। एक और नई बात आपको बता दें, ये बात जानकारी में रहनी चाहिए कि जो मिट्टी खनन हो रहा है आजकल, एक गंगा पास में ही एक सदर गंगा के नाम से परियोजना चल रही है, वहां के नाम पे मिट्टी खनन, वहां के नाम पर मिट्टी खनन की परमिशन दी जाती है। जैसे कि अभी बात हो रही थी, सारी परमिशन वैध थी, और वो परमिशन वाला व्यक्ति जहां पे खनन कर रहा होता है वहां से और जिस स्थान के लिए खनन करने की अनुमति मिलती है कि वो मिट्टी निकाल के वहां भेजेगा, उस स्थान के बीच की दूरी 15 किलोमीटर अधिकतम होती है, लेकिन वो जो अपना पास जारी करता है उसमें 50 किलोमीटर लिखता है। ऐसे कई उदाहरण है। और अब उम्मीद करते हैं कि जो खबर दिखा रहा है, जो मामला उठा रहा है, इस पर कार्रवाई हो। अरुण रोकेंगे, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राम नरेश है लखनऊ से। राम नरेश अपनी बात कह सकते हैं आप। जी मैं साहब ये कहना चाह रहा था कि ये जो पत्थरबाज है उनसे चलाते हैं खनन माफिया को जो चलेगा सर। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पत्थरबाजों पे दंगाइयों पे योगी जी का फोटो चलता है, ये खनन माफिया को सब चलेगा। बिल्कुल, और ये बात हम उठा भी रहे हैं कि खनन माफिया कैसे बच निकलते हैं। सिर्फ उनकी छोटी छोटी गाड़ियां, डंपर सीज होते हैं, ड्राइवर को उठा ले जाते हैं, लेबर को उठा ले जाते हैं, जो वहां पूरा देखता है कर्मचारी उसको उठा ले जाते हैं, लेकिन जो मेन सरगना है उन पर कार्रवाई नहीं होती है। एक और कॉलर जुड़ गए, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिए प्रयागराज से एपी सिंह। एपी सिंह जी अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दे ताकि आपकी आवाज बेहतर तरह से पहुंच सके। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, सत्ता वाले ही खनन माफिया मेन होते हैं, उन्हीं के पास रुपया पैसा होता है और धन बल होता है, सत्ता होती है, कोई किसी से कम नहीं है। दूसरी बात, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए, तो क्या नेताओं के पास पैसा किस तनख्वाह से आता है? जब मंत्री MLA होते तब तो तनख्वाह आता है, ऐसे कहाँ आता है? तो इनको भी जेल भेजना चाहिए, नेताओं को भी सत्ता के और जो कराते हैं और अधिकारी दोनों को भेजना चाहिए।
ये दूध के धोए हुए नहीं है। शुक्रिया आपकी राय के लिए। पांडे जी, जैसा कहा जाता है कि सरकारें बदलती हैं, ये खनन माफिया जो है ये नहीं बदलते हैं। कोई सरकार हो, ये अपना जुगाड़ ढूंढ निकालते हैं, इनको ठेके आवंटित हो जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये बात इस तरह से है क्योंकि जो लोक प्रशासक है वह अपने को शासक मान रहा है, जबकि वो लोक सेवक है। अगर लोक सेवक अपने को प्रशासक मानेगा तो निश्चित तौर पर उसके सोचने की परिधि में परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। वो सेवक की जगह प्रशासक बन के बैठ गया है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा ना पांडे जी, जो प्रशासन जो है अपनी भूमिका बेहतर नहीं निभा रहा है। प्रशासन अगर अपनी भूमिका बेहतर निभाए ईमानदारी से और कड़ाई से, तो क्या जरूरत किसी की वो प्रशासक बन जाए? पांडे जी, मनोज यादव जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर प्रशासनिक भूमिका अच्छी हो तो क्या जरूरत है कि लोक सेवक जो है वो प्रशासक बन जाए? मनोज यादव। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और लेकिन एक नेक्सस चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले जो कॉलर ने कहा, और नेक्सस में राजनेता भी हैं, नेक्सस में अधिकारी भी हैं, और एक नया ट्रेंड आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हत्याएं हो रही हैं खनन में, और हत्याओं का मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। बलरामपुर में योगी जो 1.0 सरकार थी पहली टर्म की, उसमें बलरामपुर में जिस आदमी के नाम पट्टा था माफिया से उसका कहा सुनी हो गई। उस माफिया ने जेसीबी से बच्चों को दफना दिया जिंदा। क्या मदद की उस परिवार की सरकार ने? बताएंगे? हम भी उस डिबेट पे किए थे, आपके भी चैनल पर, कई चैनलों पे मैंने डिबेट की थी। और अभी हाल ही मासूम बच्चों में मनोज जी हमने देखा अभी हरियाणा की घटना, जहां पर डीएसपी की मौत हो जाती है। मतलब इनके अंदर डर नाम की कोई चीजें नहीं है, ये किसी से नहीं डरते। नियत साफ है, सरकार बहुत बेहतर काम करना चाह रही है, कर रही है, तो सरकार को आइडियल एग्जाम्पल देना होगा। और इसके पहले, और हम जिक्र भी कर रहे थे मनोज जी कि इसके पहले 2021 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन भी लिया, कई सारे माफियाओं को चिन्हित किया गया, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन उसके बाद जो मुख्य लोग हैं वो बच निकलते हैं और वो ऐसे और सारे लोग अपने साथ शामिल कर लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो ये नेक्सस जब तक नहीं टूटेगा, जो बड़े सरगना हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये जो कार्यक्रम आज हमने किया है, इन 3 मासूमों की जो जान गई है, इसके पीछे जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होगी और जो अवैध खनन है उसे रोका जाए, और प्रशासन जो अधिकारी हैं उनकी जो भूमिका संलिप्त है उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल रहने के लिए। तो बात कर रहे थे राष्ट्रहित में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के इस घटना की, जहां 3 मासूमों की इसलिए जान चली गई कि वहां पर जो अवैध खनन हो रहा था, गंगा में बड़ा गड्ढा था जिसकी वजह से उनकी जान गई। और इसके अलावा जो विसर्जन था उस वक्त पुलिस और जो बचाव राहत टीम होती है, गोताखोर होते हैं, वो भी वहां मौजूद नहीं थे। तो कई सारे सवाल हैं प्रशासन पर, और प्रशासन पर कब कार्रवाई होगी इस पर के न्यूज की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।